डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी। तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। आज अपन इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे लास्ट लेक्चर में आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं, कुछ अपन और दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in an electron is revolving in a hydrogen atom with frequency 2.5 into 10 raised to 7 hertz। 7 hertz, हर्ट्ज की जगह यूनिट आरपीएम भी दे सकते हैं, आरपीएस भी दे सकते हैं, ये सब फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड करंट। अब ऑर्बिट के अंदर पिछले वाले लेक्चर में सब क्लियर किया गया है, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर, उसकी वजह से कितनी करंट जनरेट होगी। तो मैंने आपको, आप लास्ट लेक्चर देखना, मैंने करंट का फॉर्मूला बताया हुआ है। ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है तो करंट का फॉर्मूला है E इंटू एफ। एफ फ्रिक्वेंसी है। तो बच्चों E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और F फ्रिक्वेंसी दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁷। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो आपके आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी एम्पियर के अंदर। आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। या ये जो रेडियस दी गई है ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं रेडियस की। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसके अंदर अपन को रियलिटी में रेडियस की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नोट डाउन कर लो, इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। An electron is revolving in a hydrogen atom in orbit of radius 0.51 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन आपको करनी है बच्चों। 0.5 एंगस्ट्रॉम विथ स्पीड 2.186 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो मैंने एक ये भी फॉर्मूला डेराइव करवाया हुआ है, EV/2πr। आप देखना, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो करंट होती है उसका फॉर्मूला ये है। तो E की वैल्यू कितनी होती है? E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। V कितना है भाई? V ऑर्बिट वेलोसिटी देखो दी हुई है 2.186 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। और R रेडियस कितनी है ऑर्बिट की? रेडियस है भाई 0.51 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में बदल के रखना चाहिए बच्चों, 10⁻⁻⁰। अब आप इसको सॉल्व आउट करना तो आपके करंट आ जाएगी। ये बहुत इजी बेसिक से मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ फॉर्मूले करवाए थे उनके ऊपर ही मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कोई नए डिफरेंट अपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो ये मैं रफ कर लेता हूँ। अब अपन कुछ ग्राफ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट फाइंड आउट करनी है। ये चार्ज दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है। टाइम सेकंड में है 10 और चार्ज कूलाम में है बच्चों। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है। ओ, इसको मैं A नाम देता हूँ, इसको B नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं C नाम देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है ग्राफ की हेल्प से। वैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि आपको करंट निकालनी है तो ग्राफ की स्लोप निकालनी है, स्लोप से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा बच्चों आपको तब लगाना है जब थीटा एंगल दिया जाए। यहाँ तो इस क्वेश्चन में हमें कोई थीटा एंगल दिया नहीं, हमें तो चार्ज दिया और टाइम दिया है। तो चार्ज और टाइम दिया तो हम करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, चार्ज अपॉन टाइम से।
तो मैं वैसे करंट निकालूंगा। तो मैं करंट निकाल रहा हूँ, पहले O से A तक निकाल रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आप बोले क्यू बाई टी भी लिख सकते हो, पर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा हूँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू, जब आप O से A तक जाओगे तो A पे चार्ज की वैल्यू 10, A पे चार्ज की वैल्यू 10 और O पे चार्ज की वैल्यू 0। तो इस 10 में से 0 माइनस करोगे, चार्ज का इंटरवल तो आ गया 10, 10 में से 0 माइनस कर दो भाई। और टाइम इंटरवल देखो, O से A तक जाओगे तो फाइनल टाइम तो है 4 और इनिशियल टाइम है 0। तो 10 माइनस 0 तो 10 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। तो ये 5/2 यानी 2.5 एम्पीयर करंट आ जाएगी, 2.5। ठीक है, A से B तक करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। A से B तक करंट निकालने बच्चों, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू, अब A से B गए तो फाइनल पॉइंट B है, तो B पे चार्ज है 10 माइनस इनिशियल पॉइंट पे भी चार्ज 10 है। B पे टाइम इंटरवल है 8 माइनस इनिशियल पॉइंट पे है 4। तो 10 से 10 तो कट गया, 0 हो गया, ये 0 एम्पेयर हो गई करंट। थर्ड नंबर B to C। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू B से C तक जो है, C पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू है, फाइनल पॉइंट है C पे चार्ज है 10 माइनस B पे चार्ज है, सॉरी B से C पे जा रहे हो तो C पे चार्ज यहाँ है 0 और B पे चार्ज है 10, तो 0 माइनस 10 करोगे आप अपॉन टाइम इंटरवल। B से C जा रहे हो, C पे तो टाइम है 10, इजी क्वेश्चन है बच्चों, और B पे टाइम है 8, तो माइनस का 10 अपॉन 10 में से 8 गए तो 2, तो ये डिवाइड होकर के आगे की करंट कितनी है, माइनस की 5 एम्पेयर करंट। क्लियर? तो ये हो गए, अपने आंसर आ गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अपन को चार्ज फाइंड आउट करना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन हो जाए, चलो मान लो मैं इसी क्वेश्चन को जैसे ये आप डाटा नोट कर लो, मैं नीचे से रफ कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि भाई आपको ये करंट कर दे, इसको आई कर दे और फिर का एक चार्ज फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? देखो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ बच्चों, और ये क्यू की जगह करंट की वैल्यू हो, किसकी वैल्यू हो, ये बच्चों अगर आई हो करंट, और आपको कहे कि फाइंड करंट की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है इस ग्राफ में, चार्ज। तो बच्चों आई और टी का ग्राफ देते हैं, तो आपको ये बताया गया है, ये लास्ट लेक्चर में आप देखना डिटेल से बताया गया है कि आई और टी का ग्राफ दे और आपको चार्ज निकालना है, तो आपको ग्राफ का एरिया निकालना, पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे चार्ज निकालना है तो सिंपली मुझे ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और ये तो पूरा बच्चों ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट होती है। तो पैरेलल साइड एक तो ये है, इसकी लेंथ कितनी है, पूरी इस साइड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10, प्लस दूसरी ये साइड A से B तक इसकी कितनी लेंथ है, ये कितना है, ये तो A पे तो है 4 और B पे 8, तो ये 8 है, ये 4 है, तो ये बीच का इंटरवल कितना हो गया, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 4 रह जाएगा, तो ये दोनों साइड का सम हो गया। और हाइट कितनी, ये हाइट बच्चों देखो ये 10 है ना, तो ये 10 हो गया। तो अब ये 10 ये मतलब 14 हो गया, 14 में 2 का डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, 7 × 0 70 कूलम, ये आंसर आ गया चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो अब इनको नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो इस चार्ज को फिर Q को किसके इक्वल कर देना, NE के इक्वल कर देना, तो आपके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो बच्चों अपन ने इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेसिकली सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप कर लिए हैं। एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन वाले पे भी करा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा कह दे, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय थ्री टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और फिर आपसे कहा जाए फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे करंट निकाले। देखो चार्ज बच्चों ऐसा दिया, टी के फॉर्मेट में दिया, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो टी के फॉर्मेट में दिया और करंट पूछे तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो चार्ज ऐसा दिया है q, तो मुझे करंट निकालनी, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा dq बाई dt, आई इक्वल टू dq बाई dt। तो आई d बाई dt, q की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब इस d बाई डी टी को एक एक के पास भेजो, d बाई डी टी ये जाएगा 3t स्क्वायर के पास, ये d बाई डी टी जाएगा 2t के पास, और d बाई डी टी जाएगा 1 के पास। बच्चों डिफरेंशिएशन आपको 11th में पढ़ाया गया है, वो इसीलिए पढ़ाया गया था कि यहाँ 12th के अंदर काम आएगा।
ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ये 3 बार आ जाएगा, अंदर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का होता है 2t प्लस ये 2 बार आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो अपने i की वैल्यू आ रही है 6t प्लस 2। अब आपको क्वेश्चन है करंट जो पूछी है ना, कितने सेकंड में पूछी करंट, देखो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकंड के ऊपर करंट की वैल्यू बताओ। तो t की जगह वैल्यू जो है ना वो कितने रख दो, 1 सेकंड। तो i इक्वल टू हो जाएगा 6, t की जगह रख दो 1 प्लस 2, तो ये 8 एम्पियर करंट आगे में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये न्यूमेरिकल। अब अपन एकदम नई क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, करंट डेंसिटी। तो इसको मैं एक बार पूरा रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। तो आप हेडिंग लगा दो करंट डेंसिटी। क्या डेफिनेशन होगी करंट डेंसिटी की? इट इज डिफाइंड एज, current density is defined as the amount of current flowing per unit amount of current per unit area of cross section नॉर्मल टू इट, बस ये डेफिनेशन हो गई। देखो डेफिनेशन खाली इतनी सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब करंट पर यूनिट एरिया, और जिस एरिया की करंट पास हो रही है वो परपेंडिकुलर हो रही है, नॉर्मल हो रही है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट, या फिर यू भी लिख सकते हो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल टू द इट, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे लिख सकते हो आप। कुल मिला के करंट डेंसिटी जो है बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा, मैंने ये जो पूरी डेफिनेशन लिखी है करंट डेंसिटी की, ये पूरी जो डेफिनेशन लिखी है मैंने इसी फॉर्मूले के बेस पे लिखी है। तो करंट डेंसिटी जो होती है इसका फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया, और एरिया में भी आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इतनी छोटी तो डेफिनेशन है। देखो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट और अपॉन में जो आता है उसको पर यूनिट बोलते हैं। इसको करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं बच्चों। करंट जो है मैं कह देता हूँ आई करंट पास हो रही है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको ए कह देते हैं। तो जे का फॉर्मूला है आई अपॉन ए, ये आपको याद रखना। क्लियर? अब करंट डेंसिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और आने भी चाहिए। सबसे पहला फैक्ट, इसका यूनिट के बारे में बात कर ले। इसका यूनिट क्या होगा, एग्जाम में 1 नंबर का यूनिट पूछा जाता है इसका। तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, तो इसका ऐसा यूनिट करंट का तो होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? मतलब एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया क्या, ये आई का तो है एम्पियर और एरिया का जो हो गया यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। दूसरी बात बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी। देखो करंट स्केलर है पर करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग करंट, करंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन ली जाती है। अभी मैं बता दूंगा कैसे ली जाती है। तो बच्चों देखो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के अलोंग ली जाती है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, देखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे का फॉर्मूला आई अपॉन ए, तो मैं कहूँ आई बताओ क्या होगी, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो आई का फॉर्मूला है जे इंटू ए। अब बच्चों इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो जे तो एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा, और एरिया को भी एज ए वेक्टर लेते हैं हम, तो एरिया के ऊपर भी वेक्टर आएगा। अब दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट वेक्टर के दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो जनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है, और स्केलर प्रोडक्ट में जब दो जनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक स्केलर आता है। और हमें पता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से जो करंट आ रही है वो करंट तो स्केलर है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से स्केलर मिल रहा है, इसलिए ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई स्केलर होना चाहिए। और स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट से डिनोट करते थे, ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली में इन दोनों के बीच में।
ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया। अगर मैं डॉट हटाऊंगा तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा जे ए, और डॉट हटाते क्या हो जाएगा, ये नीचे लिख लो बोले कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखें, आई का जे ए कॉस थीटा। जनरली न्यूमेरिकल्स आपके इसी फॉर्मूले पे आएंगे, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कब कॉस थीटा लगाना है और ये कॉस थीटा है क्या। तो मैं ये चीज़ थोड़ी रफ कर लेता हूँ। तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में एंगल है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कैसे। जैसे एक ये कंडक्टर ले रहा हूँ बच्चों में, देखो ये जो कंडक्टर है ना, जैसे अभी आप डायग्राम मत बनाना, ये कंडक्टर है, जो ये इसका एरिया है। अभी मैं कहूँ कि इस एरिया का परपेंडिकुलर नॉर्मल किधर होगा, तो ये इधर ही होगा परपेंडिकुलर नॉर्मल। भाई एरिया का नॉर्मल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया हुआ है कि जैसे कोई सरफेस खड़ा है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस का ये जो एरिया वाला, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। मैं अगर कहूँ आपको जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे खड़ा है, इसका नॉर्मल किधर होगा, परपेंडिकुलर किधर होगा, तो इधर ही होगा, तो इसका परपेंडिकुलर इधर होगा। तो ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल किधर होगा, इसका नॉर्मल इधर की तरफ होगा। क्लियर। पर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे टेढ़ा कट कर रहा हूँ, मैंने कट लगा दिया, कट लगा दिया मैंने। कट लगाते ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे कट हो गया, टेढ़ा हो गया। तो अब ये थोड़ा एरिया झुक गया है, तो अब इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, ये एरिया झुक गया तो अब इसका परपेंडिकुलर इधर होगा बच्चों, है ना। ये एरिया टेढ़ा हो गया। अब मैं जैसे एरिया आपके सीधा खड़ा था तब तो नॉर्मल ऐसे था, ये ऐसे था। एरिया अगर थोड़ा झुक जाएगा तो नॉर्मल भी झुक जाएगा नीचे, तो अब नॉर्मल नीचे की तरफ हो गया। तो नॉर्मल जिधर होता है उधर एरिया की डायरेक्शन होगी, तो एरिया तो इधर है। करंट, अब कंडक्टर के अंदर से करंट पास करे, करंट हमेशा सीधी सीधी निकलती है कंडक्टर के अंदर, तो करंट जो है ऐसे सीधी सीधी निकलेगी। तो करंट ऐसे जा रही है, जिधर करंट जाती है उधर जाता है जे, तो जे की डायरेक्शन इधर की तरफ है। करंट ऐसे सीधी जा रही है, जे की डायरेक्शन ऐसे है, एरिया इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, जे और ए के बीच में। और जे की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर करंट जा रही है, करंट के अलॉन्ग होती है। करंट इधर फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, तो जे भी इधर है। हालांकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। जे जो है करंट डेंसिटी है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब ये एरिया के ऊपर जे डिपेंड नहीं करता है। पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी चले जाओ आप, उसकी करंट डेंसिटी एक जैसी रहेगी। हालांकि इन कॉन्सेप्ट पे अपन बात करेंगे बच्चों। मैं ये कह रहा था कि अगर ये ऐसा हो जाए, मान लो ये कंडक्टर ऐसा सीधा हो जाए, ऐसा सीधा हो जाए, और करंट तो हमेशा कंडक्टर में सीधी सीधी जा रही है, करंट सीधी जा रही है, जे भी सीधा है। अब ये एकदम एरिया ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा परपेंडिकुलर, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, एरिया किधर होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा ना, परपेंडिकुलर होगा। तो ए भी इधर है, जे भी इधर है, तो इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा। बट इस केस में थीटा 0 डिग्री नहीं होगा, थीटा थीटा होगा। तो आपको अगर एकदम यूनिफॉर्म, एकदम सीधा और एकदम ऐसे खड़े एरिया वाला कंडक्टर दे दे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम सीधा हो, तो फिर आपको जे की मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेनी है आपको। फिर ऐसे केस में कॉस थीटा नहीं लगाना है, और कॉस थीटा नहीं लगाओगे तो आई जो है वो जे इंटू ए, वो सिंपली वाला फॉर्मूला हो जाएगा, जे का आई अपॉन ए। तभी मैंने डेफिनेशन में लिखा था, करंट जो है ना कंडक्टर के नॉर्मल पास हो रही है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। देखना आप, मैंने करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन लिखा है उसमें नॉर्मल वर्ड लिखा है। नॉर्मल होगा तभी कॉस थीटा हटेगा, अदरवाइज ये नहीं हटेगा। तो ये ध्यान रखना। इस डायग्राम में ये बच्चों ध्यान रखना कि ये कंडक्टर सीधा है, खाली ये कट किया हुआ पार्ट, ये मुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है बच्चों, ये ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है। अगर मुड़ा हुआ होगा तब फिर थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने ये जैसे इसका ये, अब इसका ये ऐसे खड़ा है एरिया, तो इसका नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल इधर होगा। और आपने इसको मोड़ दिया तो करंट भी अब मोड़ के घूम के आएगी, ऐसे करंट भी घूम के आएगी ना। तो करंट घूम के आएगी तो ये फिर करंट यहाँ से एकदम सीधी बाहर निकलेगी, तो जे भी इधर ही होगा। तो इस केस में अगर कंडक्टर को मोड़ दिया तब तो जे और ए की डायरेक्शन होंगे, थीटा 0 हो जाए। पर यहाँ मैंने मोड़ा नहीं, यहाँ मैंने एरिया को कट कर दिया, ये एरिया खाली टेढ़ा है, बाकी तो कंडक्टर तो सीधा है। तो इस केस और इस केस में डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये मुड़ा हुआ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। एरिया टिल्ट है। तो बच्चों ये जे के बारे में स्पेसिफिक फैक्ट्स थे, ये ध्यान रखने हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 4th नंबर, इसको मैं रफ करता हूँ। वैसे तो जे आई और ए पे डिपेंड नहीं करता है। जे आई और ए पे डिपेंड क्यों नहीं करता है बच्चों? क्योंकि अगर जैसे ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है,
जिसका ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और करंट इसमें मान लो 2 एम्पियर है, करंट कितनी 2 एम्पियर, तो जे कितना होगा I/A करोगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। अगर आप करंट इसके एरिया को बड़ा कर दो, इसको डबल कर दो, कंडक्टर के एरिया को डबल कर दिया आपने, 2 की जगह 4 कर दिया, 4 मीटर स्क्वायर, तो बच्चों करंट भी 4 हो जाएगी, 4 एम्पियर। तो ये डिवाइड करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वैसे तो जे आई और ए पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो कब, जब कंडक्टर पूरा एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म कंडक्टर के लिए जे जो है वो आई और ए पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। लेकिन अगर कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म हो तो इस केस में क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि कंडक्टर का अलग अलग जगह एरिया अलग अलग है। ये देखो ऐसा कर दिया मैंने, है तो सीधे खड़े हैं, एरिया तो खड़े है एकदम, लेकिन एरिया अलग अलग है भाई, यहाँ एरिया अलग है, यहाँ एरिया अलग है। अब जैसे इस डायग्राम में यहाँ पे एरिया आपको A1 है मान लो, और यहाँ एरिया A2 है। अब पूरे कंडक्टर में देखो, इस वायर में करंट भेजोगे ना, करंट पूरे में एक जैसी रहती है। पूरे वायर का भले एरिया छोटा बड़ा होता है, वायर ही चेंज कर दिया आपने। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें वायर छोटा था और अब छोटे वायर को हटा के बड़ा वायर ले लिया मैंने, तब करंट चेंज हो जाएगी। लेकिन एक ही वायर है बच्चों, वायर एक ही, और उसका अलग अलग जगह एरिया अलग अलग है, तब पूरे वायर में करंट एक जैसी रहेगी। तो करंट की वैल्यू पूरे वायर में एक ही रहती है, ध्यान रखना। भले वायर कहीं से छोटा हो, कहीं से पतला हो या कहीं से बड़ा हो, पूरे वायर में करंट एक जैसी रहेगी। यानी यहाँ पे भी करंट आई है तो यहाँ पे भी करंट कितनी होगी, आई। तो करंट डेंसिटी, अब मैं पूछूँ जे कहाँ ज़्यादा होगा, J1 यहाँ ज़्यादा होगा, J2 यहाँ ज़्यादा होगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ J1 का क्या फॉर्मूला होगा, J का तो I है अपॉन A1, और यहाँ J2 का क्या फॉर्मूला होगा, I, यहाँ करंट I है और अपॉन एरिया A2। करंट दोनों जगह सेम है। अब J का जो फॉर्मूला होता है I अपॉन A होता है, तो I तो कांस्टेंट है, I तो दोनों जगह सेम है, I तो दोनों जगह सेम है ना, तो I सेम है, तब J जो है वो A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, और J A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A कहाँ ज़्यादा है, इन दोनों डायग्राम में से A1 बड़ा है और A2 छोटा है। तो बच्चों A1 बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए ये बड़ा है, एरिया A1 बड़ा है तो J1 छोटा होगा और J2 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कंडक्टर का एरिया अलग अलग हो, एक ही कंडक्टर है उसका एरिया अलग अलग है, तब करंट हर जगह सेम रहेगी, लेकिन करंट डेंसिटी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, और करंट डेंसिटी उस जगह ज़्यादा होगी जहाँ एरिया कम है। अब इस पे मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज करा देता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा सिंपली, और वो क्वेश्चन हम करते ही हमारे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करंट डेंसिटी से रिलेटेड थे फैक्ट। अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ और एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों मैं एक न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, आप भी लिखें उस क्वेश्चन को। फिगर शोज द करंट इज फ्लोइंग through the constricted conductor। constricted का मतलब है बाउंड है, पैक है। the diameter to the left is 2 millimeter and current density J1 इक्वल टू 1.27, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, करंट डेंसिटी J1 इक्वल टू 1.27 इंटू 10⁶ एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर। फाइंड, अब क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फाइंड current through the constriction, second current density to the right, if
D2 इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये इंफॉर्मेशन है, या डायमीटर D2 जो ठीक है, टू द राइट। ये अपन को फाइंड आउट करना है बच्चों, करंट डेंसिटी टू द राइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो आपको ये जो क्वेश्चन है, डायग्राम बना देता हूँ मैं, इस तरीके से है। एक सेकेंड हो, ये थोड़ा सा मैं लास्ट वाला चेंज कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर टू द राइट, डायमीटर D2 टू द राइट, वेयर करंट डेंसिटी इज डबल्ड। ये इंफॉर्मेशन दी हुई। अब बच्चों इस तरीके से ये कंडक्टर है, यहाँ पे इसका डायमीटर है D1 और इस जगह पे इसका डायमीटर जो है वो कितना है D2। क्लियर? यहाँ करंट डेंसिटी है J1 जो दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ करंट डेंसिटी J2 है, वो भी बात की बात है। बच्चों पूरे कंडक्टर में करंट एक जैसी रहती है। अगर यहाँ पे करंट I है, करंट की वैल्यू I है, तो इस जगह पे भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? I होगी। करंट सेम रहती है, करंट कभी भी चेंज नहीं होती है पूरे कंडक्टर के अंदर, भले उसका एरिया अलग अलग जगह अलग अलग हो। तो अब इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसने कहा कि करंट इंफॉर्मेशन दी हुई J1 दिया हुआ है, दो डाटा दिए हुए हैं। J1 दिया हुआ है 1.27 इंटू 10⁶ एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर, और डायमीटर D1 दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप मीटर में बदल देना, आगे बदल देंगे अपन, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो पहला पार्ट करना है फर्स्ट। इसने कहा करंट बताओ, तो J का फॉर्मूला होता है I/A होता है, I/A1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एरिया A1 है, ठीक है। तो I क्या होगा, तो इसको उधर भेज दो, J1 इंटू A1, J1 इंटू, देखो बच्चों ये जो है ना डायमीटर D1 दिया हुआ था, अगर मैं रेडियस चाहिए, मुझे यहाँ पे रेडियस चाहिए, तो इस डायमीटर को आधा कर दो, D1/2 कर दो। तो इसको आधा करोगे तो कितनी आ जाएगी रेडियस? 1 मिलीमीटर। अभी मुझे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला होगा J1, और एरिया जो है कंडक्टर का होता है πr² या r1²। यहाँ जो एरिया है बच्चों, एरिया कितना होगा? एरिया इस जगह पे एरिया चाहिए, एरिया तो दिया नहीं है आपको, डायमीटर दिया हुआ है, तो मैंने एरिया को A को लिख लिया πr², और r यहाँ पे रेडियस मैंने निकाल दी, इस जगह पे डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल दी। यहाँ आप चाहो तो ये जो रेडियस है इसको D/2 यहीं पे लिख लो आप। तो अब अपन सॉल्व करते हैं। J1 की वैल्यू कितनी है? 1.27 इंटू 10⁶, पाई होता है 3.14, और R1 कितना है बच्चों? R1 रेडियस है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3, और R1 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो। क्लियर? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके I आ जाएगी, करंट आ जाएगी। ये आपके आंसर, आपको यहाँ तक आपको करना है। क्लियर? अभी मैं फर्स्ट पार्ट इसको रफ कर रहा हूँ, अब सेकंड पार्ट मुझे करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो सेकंड पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट बच्चों जो है उसमें बहुत ईजी है, डायमीटर D2 निकालना है यहाँ पे डायमीटर, लेकिन मुझे इसने एक इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन ने कि ये करंट डेंसिटी J2 है ना, राइट साइड में करंट डेंसिटी J2, ये लेफ्ट साइड की करंट डेंसिटी की डबल है, J1 की डबल है। तो J2 क्या होगा? J का फॉर्मूला होगा I, यहाँ पे मुझे करंट डेंसिटी निकालनी J, तो I/A करेंगे, I/A2 करेंगे, और ये 2 तो लिखा हुआ है 2 टाइम्स है। J1 क्या होगा? I/A1। यहाँ पे करंट तो I है और एरिया A1 है, D1 डायमीटर दिया हुआ, तो इधर एरिया A1 होगा, इधर एरिया कितना होगा बच्चों? A2 होगा। तो I से I कट गया, इसको उधर भेज दो, इसको या फिर यूँ करो, दोनों को उल्टे ही कर दो। तो A2 कितना हो जाएगा? तो ये उल्टा हो जाएगा A1/2, A1/2। अब डायमीटर निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बच्चों ये जो A2 एरिया दिया है इसको मैं लिखता हूँ πr², और ये A1 दिया हुआ है, इसकी जगह अपन लिख लेते हैं πr1² और अपॉन 2। पाई से पाई कट गया बच्चों, और ये दोनों तरफ रूट ले लो आप, तो r2² r2 में बदल जाएगा, r1² r1 में बदल जाएगा, और 2 जो है ये √2 रह जाएगा। ये रेडियस आ गई, रेडियस को डायमीटर में बदलना है, तो इसको या तो दोनों तरफ डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
2r2 और 2r1 और अपॉन में √2 6 पड़ा। 2r2 तो ये डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल यानी डायमीटर d2 हो जाएगा, और 2r1 ये डायमीटर हो जाएगा d1 और अपॉन में √2 यानी d2 डायमीटर कितना आ गया भाई, d1/2 आ गया। तो बस ये क्वेश्चन हमारे हो गया, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो ये हमने फाइनली करंट डेंसिटी भी फाइंड आउट कर ली और करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हमने। ये याद रखें, करंट एक स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों अपन जो है अब जस्ट इसके बाद एक अपन इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों एक डेरिवेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन आया था, अब सेकंड ये डेरिवेशन आ रहा है। तो रिलेशन बिटवीन करंट इस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार बच्चों ये डेरिवेशन पूछा जाता है और हेडिंग होती है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी आ जाती है, करंट की जगह करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे कैसे हैं। तब थोड़े से 2 स्टेप आपको आगे चलना पड़ेगा, वो सब बाद की बात है। पहले जैसे मैं थोड़ी सी लैंग्वेज बता देता हूँ। ये कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ है एल। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी का वोल्टेज V है। तो हमें पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उधर जाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर उधर जाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से, और उनके इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने की वजह से करंट अपोजिट में फ्लो होगी I करंट। क्लियर? तो मैं लिख लेता हूँ, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल एन है। अब वो सब मैं बता देने वाला हूँ। इस कंडक्टर का एरिया जो है भाई ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, और लेंथ इसकी जो है, लेंथ कंडक्टर की कितनी है, एल है। अब बच्चों देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें करंट फाइंड आउट करनी है, ये लिखना मत, मुझे आई निकालना, और आई का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो डेरिवेशन तो बिल्कुल इजी आपके हाथ में है कि आपको करंट निकालनी है तो आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा और टाइम का डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा, और पूरा डेरिवेशन हमारा इसी तरीके से चलेगा। तो चार्ज निकालने के लिए मैं पहले, मुझे देखो इस कंडक्टर का पूरा टोटल वॉल्यूम कितना है, तो एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। क्लियर? अब पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बच्चों, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट का मतलब वन वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके अंदर, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n, 3 वॉल्यूम में कितने होंगे, 3n, 4 वॉल्यूम में कितने होंगे, 4n। तो हमारे पास तो मतलब ये 1 वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल सारे पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 1 वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है और इसका वॉल्यूम है Al, तो Al से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, NaL है ये L। अब बच्चों इतने सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसको E से मल्टीप्लाई कर दो, बस चार्ज आ गया। तो ये NaL तो पड़ा है, इसको E से मल्टीप्लाई कर दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, चार्ज आ गया। क्लियर? अब टाइम निकालना है मुझे। टाइम का सबने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों, L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जब चलता है तो कौन सी स्पीड से चलता है, वो ड्रिफ्ट स्पीड से चलता है, और इस ड्रिफ्ट स्पीड को मैं नाम देता हूँ VD। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब करंट निकाल दो भाई। I का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, बस वैल्यूज पुटअप करो। Q की वैल्यू क्या है, Q की NaLe, और T की वैल्यू कितनी है, L अपॉन VD। L से L कट गया बच्चों, और ये VD ऊपर चला गया, और ये आंसर आ गया हमारे। इसको नोट डाउन करो आप। डायग्राम बना देना, वीडियो को पीछे ले जा करके नहीं बनाया तो डायग्राम स्टार्टिंग में लैंग्वेज दिखते उसी के पास बना देना चाहिए। ये VD ऊपर चला गया, तो I अपने पास आ गया है NeAVD।
ये भाई आपके रिलेशन आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। अगर यहाँ करंट की जगह करंट डेंसिटी आ जाती है, अगर ये मुझे कह देता है कि रिलेशन निकालो बिटवीन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब J एंड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है? तो आपको J चाहिए, तो J का क्या फॉर्मूला होता है भाई? I अपॉन A होता है। J I अपॉन A, तो I की वैल्यू पुटअप कर दो, पुटिंग 2। 2 लाइनें और एक्स्ट्रा करनी, I की जगह ये रख दो NEAVD, और अपॉन में क्या पढ़ा है? A पढ़ा है, A से A कट गया बच्चों, तो J का फॉर्मूला आ गया NEVD। ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन ये पूछा जाए तो ये पूरा माथाफोड़ी तो करनी है आपको, फिर लास्ट में एक स्टेप और आगे आना है। तो ये अपने इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, ये हो गया, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर के अंदर अपन नए टॉपिक्स, ओम्स लॉ और बहुत सारे दूसरे भी टॉपिक्स होंगे, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। डाउट्स आए तो आप मुझे ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन और थोड़ा दूसरे डिटेल से टॉपिक करेंगे। थैंक यू।